गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो ये इकोनॉमिक्स की पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एमटीएस के, सीपीओ के, सीजीएल के, सारे इसमें मिलेंगे। थ्योरी इतनी बेस्ट तरीके से करवाई है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी हमेशा आपकी ये हेल्प करेगी। ठीक है, थोड़े बहुत टर्म्स चेंज हो सकते हैं, थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं डायनेमिक है, जो जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ होगा, अदरवाइज पूरा का पूरा कंटेंट आपका स्टैटिक ही है। तो हमेशा ये आपकी काम आएगी पीडीएफ। ठीक है, बहुत ही बेस्ट है ये। उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ क्या है। इट इज़ अ डिक्लेरेशन दैट इज फॉर्मल डिक्लेरेशन बाय द गवर्नमेंट वेयर बाय इट्स आउटलाइन it outline its general policies for the industry। तो बेसिकली इंडस्ट्री के लिए एक तरीके की जो जर्नल पॉलिसीज हैं उसको निर्धारित करते हुए गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक डिक्लेरेशन है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ अ कंट्री जनरली डील्स विद द आइडियोलॉजी ऑफ द करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। मतलब किसी देश की जो वहाँ पे एक करंट जो प्रेजेंट टाइम में जो राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं, जो सिस्टम वहाँ पे प्रिवेल कर रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, वो जो आइडियोलॉजी है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जो है वो एक तरीके से इफेक्ट करती है, डील करती है उसके साथ। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ अ कंट्री जनरली डील्स विद द आइडियोलॉजी। ठीक है, विचारधारा बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहूं, भारत जब आजाद हुआ तब राजनीतिक विचारधाराएं हमारे देश की जो थी, मतलब उस टाइम पे जो हमारी पॉलिटिकल डिस्पेंशन थी, विचारधाराएं थी, वो भी काफी मैंने आपको कहा इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इफेक्ट करती हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जब भारत आजाद हुआ तो जो राजनीतिक विचारधाराएं थी वो हमारे देश की वो सोवियत रूस से काफी ज्यादा इफेक्टिव थी, प्रभावित थी। तो हमने क्या करा, एक सोशलिस्टिक सोसाइटी की कल्पना की। ठीक है, सोशलिस्टिक सोसाइटी मतलब जिसमें आपका पूरा का पूरा जो लोगों के लिए भलाई के लिए कार्य होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट का सारी चीज़ों पे कंट्रोल रहेगा, कोई प्राइवेट सेक्टर ही नहीं रहेगा। तो इसकी झलक हमने अपनी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में देखने को मिली, जब हमने ब्रिटेन की जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसको नकार दिया। ब्रिटेन में जैसे मैंने आपको बताया ना, पूंजीवादी वहाँ पे इकोनॉमिक है, सिर्फ वहाँ पे एक तरीके की प्राइवेट ओनरशिप है। तो वहाँ हमने सोवियत रूस की समाजवादी स्वरूप को अपनाया, जहाँ उद्योग का सारा कंट्रोल जो था गवर्नमेंट के पास था। उसके बाद देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज टू ऑगमेंट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू ऑगमेंट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेसिकली एंड देयर बाय इनहांस द इंडस्ट्रियल ग्रोथ विच लीड्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि रिसोर्सेज का एक उचित तरीके से हम यूज करते हुए, ठीक है, एक सही तरीके से यूज करके उन्हें नुकसान ना पहुंचाते हुए, उनका ज्यादा वेस्ट ना करते हुए, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हुए हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इनहांस करना है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बूस्टअप होगी। तो इसमें आपके मॉडर्नाइजेशन आ गया, बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट आ गया, इसमें कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ लार्ज एज वेल एज स्मॉल मीडियम एंड कॉटेज एंटरप्राइजेस इसमें आ गया। ठीक है, स्मॉल जितनी भी स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, कॉटेज एंटरप्राइजेस हैं, ये मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्मॉल कितनी है आपकी स्मॉल एंटरप्राइजेस या फिर मीडियम एंटरप्राइजेस या फिर ये जो लार्ज आपकी एंटरप्राइजेस होती हैं। ठीक है, कितना इनका एनुअल टर्नओवर होता है, तो वो सारा, और कितनी ये इन्वेस्टमेंट जो है वो इनमें होती है, तो वो मैंने आगे एक्सप्लेन किया, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन अंडर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है उसको डिटरमाइन करना कि कौन कौन से जो सेक्टर हैं वो पब्लिक के अंडर आएंगे, जिसमें सरकारी कंपनियां जो हैं वो सीधा उनका हक होगा। जैसे मैंने आपको कहा ना कि हमारी ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनीज हैं, वो इंडिया जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अपने अंडर जो है वो लेना चाहती है, अपने अंडर है उनके। डिफेंस सेक्टर की होगी कंपनियां, ठीक है, वो चाहकर भी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनीज के हाथ में नहीं दे सकती, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज का जो सोलली पर्पस है वो आपका प्रॉफिट कमाना है। तो ऐसे में अगर वो डिफेंस सेक्टर जो एक देश के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, देश की एक सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज है वो तो हमेशा यही चाहेंगे ना कि उनको प्रॉफिट आता रहे। अब प्रॉफिट उनको कैसे आएगा, जितने ज़्यादा उनके डिफेंसिव इक्विपमेंट बिकेंगे। तो ऐसे में वो तो हमेशा यही चाहेगा ना कि हमारे दूसरे देशों के साथ कन्फ्लिक्ट होता रहे, वॉर जैसी सिचुएशन आती रहे, बॉर्डर्स पे लड़ाई
लड़ाइयाँ होती रहे ताकि उनके हथियार बिके। तो बेसिकली ऐसे कुछ एरिया ऑफ ऑपरेशन है जो निर्धारित किए जाने चाहिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो वहाँ पे जो है वो काम कर सकें, वही इंडस्ट्रियां जो है वो कंपनियां लगा सकें। तो एक एरिया ऑफ ऑपरेशन को डिटरमाइन करना कि आप इतना ही काम कर सकते हैं। इनहांस कोर्डियल रिलेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एंड डोमेस्टिक कैपिटल, इनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना और एक कोर्डियल सौहार्दपूर्वक जो संबंध है उनको बढ़ाना, किसके बीच में, एक कंपनी या फिर एक कंपनी के अंडर जो वर्कर्स होते हैं और क्या होता है कंपनीज में, एम्प्लॉयज होते हैं या फिर आगे उनके जो सीनियर्स होते हैं, जो उनके मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट होता है, उनके बीच में एक कोर्डियल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। ठीक है, क्योंकि कंपनी है बेसिकली वर्कर्स के साथ ही चलेगी और वर्कर्स जब खुश रहेंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट मैनेजमेंट जब उनको खुश रखेगी तो वर्कर्स खुश रहेंगे। टू सेट द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक डायरेक्शन जो है वो सेट करना, ये सारे जो है वो उद्देश्य हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, हमारी इंडिपेंडेंस मतलब जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त को, तो उसके बाद हमने कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रिलीज की, वो टाइम टू टाइम हम करते रहते हैं। तो 6 इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1948 की जो कि मैंने आपको बताया, वो उस टाइम पे जो सोवियत रूस है, पॉलिटिकल डिस्पेंशन जो था उस टाइम की जो राजनीतिक विचारधारा थी वो इस पर बहुत ज़्यादा प्रभावित थी सोवियत रूस से। तो वो 1948 की मैंने आपको बताई थी, सोवियत रूस से बहुत ही ज़्यादा सोशलिस्टिक जो समाज है उसकी हमने कल्पना की थी। फिर 1956 है, फिर 1977 है, फिर 1980 है, 1990 है और 1991 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मैं 1948 की बात करता हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑन 6 अप्रैल 1948। ये जो पॉलिसी है बेसिकली पार्लियामेंट में प्रस्तुत की गई थी, संसद में प्रस्तुत की गई थी, जो उस टाइम के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये जो इंडिया है बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी में ठीक है अशर था, इंडिया अशर्ड इनटू मिक्स्ड इकोनॉमी टेकिंग द सोसाइटी ऑन अ सोशलिस्टिक पैटर्न। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी वो बेसिकली 4 कैटेगरीज में उनको क्लासिफाई किया गया था। 4 कैटेगरीज कौन कौन सी थी वो यहाँ पे आप देखिए कि व्हाट आर दोस 4 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज दैट इज स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, जिसका पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज थी जिसपे गवर्नमेंट का ही ज़्यादा स्वामित्व था। बेसिक एंड की जो इंडस्ट्री थी पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, दोनों इसमें थे, पब्लिक भी था और प्राइवेट ओनरशिप भी थी इसमें, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन फैक्टर जो था वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि देखने को मिलता था। इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, ठीक है, इसमें पब्लिक सेक्टर ही था लेकिन कंट्रोल्ड वे में था, यानी गवर्नमेंट को अगर लगा कि अगर ये जनता की साथ तो जो है वो जनता के हित में नहीं चल रही चीज़ें, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्राइस हाइक कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, तो गवर्नमेंट इसमें कंट्रोल कर सकती है। एंड अदर इंडस्ट्री, जिसमें आपका प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो आ जाता है। आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है वो इनके अंडर आती हैं। अपार्ट फ्रॉम द 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 एंड डी वर्ड मतलब ट्राइड, इसको हम लिख सकते हैं ना ट्राइड, एंड डी वर्ड मतलब ट्राइड। तो टू प्रोडक्ट कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटे हस्तरगा हस्तशिल्प उद्योग हैं, इनको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई बाय अकॉर्डिंग देम प्रायोरिटी स्टेटस। उनको भी एक तरीके से प्रायोरिटी पे रखा गया कि जो हथकरघे हैं, जो शिल्पकार हैं, जो छोटे आर्टिसंस हैं, इनको नुकसान ना पहुंचे, तो इस चीज़ का भी पूरा ख्याल जो है वो रखा गया। तो हम देख सकते हैं आगे स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, अस्त्र शस्त्र का निर्माण हो गया, परमाणु शक्ति का उत्पादन हो गया, तो ये कभी भी हम प्राइवेट सेक्टर में दे ही नहीं सकते, ये चीज़ें कभी प्राइवेट में नहीं हो सकती। अगर आप बार कंपनी में काम करते हो ना, या फिर इंडियन ऑयल कंपनीज में, जो भी हमारे इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए हमारे इंडिया के, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, डिफेंस से रिलेटेड आपके सेक्टर हो गए, बार्क हो गया, न्यूक्लियर जितने भी प्लांट्स हैं आपके, तो वहाँ पे चाह के भी वो कभी भी आपका प्राइवेट सेक्टर में नहीं आ सकता, ठीक है। रेल परिवहन हो गया, अब रेलवे में कुछ हिस्सा तो प्राइवेटाइजेशन अभी किया है, डिसइन्वेस्टमेंट करी है, उनको प्राइवेटाइजेशन करा है, जैसे साफ सफाई का काम हो गया, कुछ डिब्बे जो हैं वो इसको प्राइवेट कंपनीज को बनाने के लिए दिए गए हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से बात जो है वो हम कह नहीं सकते कि ये पूरा प्राइवेटाइज करेगी गवर्नमेंट, लेकिन एक
अगर मैं कहूँ तो मेजॉरिटी जो आपका स्टेक है ना वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा हमेशा। तो इन स्वामित्व को शामिल किया गया, इस पे संपूर्ण अधिकार सिर्फ गवर्नमेंट का है, जो डिसीजन लेने हैं गवर्नमेंट को लेने हैं। उसके बाद देखिए आपका एक यहाँ पे ना, चलिए आगे देखते हैं। बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज, पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर, कोयला हो गया, लोहो इस्पात हो गया, हवाई जहाज निर्माण, टेलीफोन वायरलेस निर्माण, खनिज तेल उद्योग। तो अब खनिज तेल उद्योग है, अब ऐसा नहीं है कि इसमें सोलोली जो है वो एक तरीके से सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हैं। आपने रिलायंस की देखी होगी, रिलायंस में आपका ठीक है धीरू भाई अंबानी आपकी पेट्रोल की कंपनीज हो गई। तो ऐसा नहीं है कि खनिज तेल उद्योग की सिर्फ आपकी जो पब्लिक कंपनीज हैं पब्लिक सेक्टर की वही देखने को मिलते हैं, गवर्नमेंट वाली, ठीक है। इसी निजी क्षेत्र के कार्यों मूल्यांकन के आधार पर यदि प्राइवेट क्षेत्र फेल हो जाए तो 10 साल बाद नेशनलाइजेशन का प्रावधान है। यानी कि इस सेक्टर में अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी इस सेक्टर में वर्क करती है, मतलब खनिज तेल उद्योग की कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, अगर वो उसके पहले काम देखे जाएंगे, उनके कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर, ठीक है, इवैल्यूएशन होगी, तो अगर वो प्राइवेट सेक्टर फेल हो जाए तो 10 साल बाद क्या कर दिया जाएगा, उसका नेशनलाइजेशन कर दिया जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया ना आरबीआई है, आरबीआई आपको पता है ना, इससे पहले जो काफ़ी सारे प्रोसेस से ही गुजरी थी, ठीक है, ये सीधा आरबीआई नहीं बनी थी, क्योंकि इससे पहले क्या था, नेतागिरी सिस्टम था। नेतागिरी सिस्टम से होने से क्या होता था, बैंक पूरा एक तरीके से नेता लोग जो इलेक्शन के टाइम पे अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कह देते थे कि इन पर्टिकुलर नेताओं के लोगों को लोन देना है, ये सस्ता कर देना है। तो ऐसे बैंकों को अपना खुद का रेगुलेशन देखना होता है कि वो बैंक जो है वो सही तरीके से काम कर पाए। तो इसी वजह से जब ये स्टार्टिंग में था वो एक तरीके से प्राइवेट ओनरशिप ही थी, उसके बाद फिर नेशनलाइजेशन किया गया इसका आरबीआई का। तो जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि ये प्रॉपर तरीके से चीज़ें काम नहीं कर रही हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो फिर वो आगे उसका नेशनलाइजेशन कर देती हैं, राष्ट्रीयकरण कर देती हैं। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हैं कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स हो गया, कपड़े हो गए, सीमेंट हो गया और चीनी उद्योग हो गया, जिसपे आपका एक कंट्रोल्ड वे में प्राइवेट सेक्टर ही वर्क करता है। उसके बाद देखिए अदर इंडस्ट्री हो गया, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो इसमें आपके यह उद्योग जो ऊपर तीनों में जो उद्योग शामिल नहीं है ना, वो इस सेक्टर में शामिल हैं। निजी उद्योग सामान्य सरकारी नियंत्रण के साथ क्या है, अपना कार्य कर सकते हैं। मतलब पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली इंटरवेंशन कर रही है, थोड़ा बहुत कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, लाइसेंसिंग प्रोसेस है, वो सब इनको लेना अनिवार्य है। आगे देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की मैं बात करता हूँ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो रिजोल्यूशन है 1956 का, वो बेसिकली ठीक है, महलनोबिस मॉडल ऑफ ग्रोथ के ऊपर बेस्ड है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। दिस मॉडल सजेस्ट दैट देयर शुड बी एन एम्फेसिस ऑन द हैवी इंडस्ट्री। ये जब हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था, तो जो कि कम्प्लीटली था कि अब हमने एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा 1951 से 1956 तक जो हमारा फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान था, जो इतना तक चला था, ठीक है, जिससे हमने प्राथमिक क्षेत्रों पर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था उस पर बेसिकली बल दिया, जैसे माइनिंग का सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर बल दिया था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने बल दिया था इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर। तो तभी का ये दौर है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 आई थी। हैवी इंडस्ट्री पर हमने बेसिकली बल दिया था। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है उन इंडस्ट्री की, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। 3 फोल्ड ऑफ क्लासिफिकेशन है। पहले देखिए 1948 में आपकी 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थी, यही क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। और 1956 में आपकी 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन है आपकी ABC शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज में। तो अपार्ट फ्रॉम द 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल policy that is endeavor to protect the cottage and SSI by according them priority status। तो उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की बात करते हैं। उसके बाद देखिए शेड्यूल ए क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री, 17 इंडस्ट्री थी जिन पर सरकार का पूरा अधिकार था। माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द की मिनरल्स। की मिनरल्स क्या होते हैं, एसेंशियल मिनरल्स, जो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, जो कभी भी हम एक तरीके से पब्लिक सेक्टर को नहीं, प्राइवेट सेक्टर को हम नहीं सौंप सकते। रेलवेज हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, बेसिकली एयरक्राफ्ट हो गया, आपका एयरक्राफ्ट बिल्डिंग हो गया, उसके बाद टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक एनर्जी हो गया आपका,
एटॉमिक एनर्जी, हैवी प्लांट मशीनरी, डिफेंस इक्विपमेंट, वही सारी चीज़ें जिसके ऊपर पूरी तरीके से आपका गवर्नमेंट का ही स्वामित्व रहना चाहिए। शेड्यूल्ड बी इंडस्ट्री, और ये हैवी इंडस्ट्रीज में आती हैं। 12 इंडस्ट्री हो गई जिन पर लाइसेंसिंग के जरिए प्राइवेट सेक्टर को कार्य करने का प्रावधान था। उद्योग हो जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एंटीबायोटिक्स होगी, सड़क व समुद्री परिवहन हो गया, रोड एंड जो आपका ठीक है सी ट्रांसपोर्टेशन थी। उसके बाद देखिए फर्टिलाइजर, उर्वरक थे, मैकेनिकल टूल्स हो गए। इसमें धीरे धीरे करके राष्ट्रीयकरण करने का भी प्रावधान है अगर गवर्नमेंट को लगे कि भाई प्राइवेट जो कंपनीज हैं इसको ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं, वो लॉस में जा रही हैं। शेड्यूल सी इंडस्ट्री, सभी उद्योगों को रखा गया जो ए और बी में शामिल नहीं थे, इन्हें निजी हाथों में दे दिया गया, परंतु इन्हें इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट व रेगुलेशन एक्ट 1951 के तहत लाइसेंसिंग व रेगुलेट किया जाएगा। इस 1956 की उद्योग नीति को बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि एक लाइसेंसिंग राज की शुरुआत कहा जाता है। प्राइवेट क्षेत्र व एक तरीके से लाइसेंसिंग राज, मतलब लाइसेंस को दे करके प्राइवेट सेक्टर को बनाने का वो दिया जाए, उनको हक दिया जाए। उसके बाद देखिए साथ साथ में जब हमारी ये लाइसेंसिंग आई, अब जब प्राइवेट सेक्टर को हम कोई कंपनीज को जो है वो सौंप रहे हैं कि आप ये कंपनीज में ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाइए, ठीक है, तो ऐसे में बड़े रूल्स और रेगुलेशन भी लगाने पड़ते हैं ताकि कोई जो है वो इस चीज़ का मिसयूज ना हो सके चीज़ों का, या फिर लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को शोषण ना हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक ना कर सकें, एक प्राइस कंट्रोल्ड वे में सारी चीज़ें रहें। तो ऐसे में मोनोपोली ना क्रिएट हो, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हैं वो लेके आए 1969 में। बहुत टाइम लग गया मतलब इसको लाने में ये चीज़। तो यह बिल जो था अगस्त 1966 में संसद में प्रस्तुत किया गया, ठीक है, अगस्त 66 में। वह दिसंबर 1969 को यह बिल पास हो गया और 1 जून 1970 को पूरे देश में लागू कर दिया गया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्पस क्या है वो देख लेते हैं। टू इंश्योर दैट ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, कुछ लोगों के हाथ में ना रहे। इसके अतिरिक्त यदि कोई उद्योग जिसकी संपत्ति 100 करोड़ या इससे अधिक है, वह कुल पूंजी का 1/3 से अधिक का शेयर रखती है वो कुल पूंजी में, तो वह अपना अगर एक्सपेंशन करना चाहती है उद्योग का, वह विस्तार से उद्योग की संपत्ति व उत्पादन की क्षमता में ठीक है उसमें वृद्धि होती है। यानी कि अगर वो जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, वो बेसिकली अगर अपना एक्सपेंशन कर दे और एक्सपेंशन के बाद जो उस इंडस्ट्री की जो संपत्ति है और जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें अगर 25% का अगर इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो वह अपना एक्सपेंशन तब तक नहीं कर सकती जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए एक परमिशन उनको ना दे दे, ठीक है। टू प्रोहिबिट मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसके साथ ही आपका एक रेगुलेशन एक्ट भी आया, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999। इससे पहले वो फेरा था, 1973 का फेरा एक्ट था। वो बेसिकली क्या था, एक तरीके का ड्रैकोनियन एक्ट ही था जिसमें क्या थे जो रूल्स बहुत ही ज्यादा हार्श थे। तो क्यों किया गया, क्यों इंप्लीमेंट किया गया, वो हम देख लेते हैं। द फेरा एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1973। The FERA Act was enacted in 1973 in the backdrop of acute shortage of foreign exchange in the country। हुआ क्या था कि उस टाइम पे कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया एंड वाज सब्सिक्वेंटली रिव्यूड इन 1993। सेवरल और मतलब इसको 1993 में भी इस तरह की सिचुएशन आई थी जब हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हुआ था, और फिर हमने इसको रिव्यू किया था 1993 में, वाज सब्सिक्वेंटली रिव्यूड इन 1993। सेवरल अमेंडमेंट्स वर इनेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रिलेटेड टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड फॉर क्लोजर इंटरेक्शन विद वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करा था, कुछ अमेंडमेंट बेसिकली हमने करने थे ताकि हम अपनी इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा लिबरलाइज करें, ताकि इकोनॉमी को जितना ज़्यादा हम लिबरल मतलब क्या होता है, नरम, मतलब उद्योगों के प्रति इन्वेस्टमेंट जब कोई करता है तो उसमें थोड़ी सी नरमाई बरती जाए कि आप उद्योग धंधा आराम से लगाया जाए। लाइसेंसिंग जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें बहुत ही ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई टफ प्रोसेस ना बनाए कि लाइसेंस लेना ही कठिन हो जाए। तो ऐसे में फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो
हो तभी तो इंडिया में आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैंने इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ाई है, उसमें क्या था कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक छोटी सी कंपनी थी, व्यापार करने के उद्देश्य से आती है, और कैसे वो व्यापार करने के साथ साथ अपना जो पैर है, जो अपना कदम है, वो इंडिया में जमा लेती है और भारत को एक लंबे समय तक 200 वर्षों तक क्या है, मुगलों के बाद मुगलों को पतन करके फूट और जो अपनी कूटनीतिज्ञ नीतियां हैं उनसे भारत को गुलाम बना लेती है। तो ऐसी कंडीशन दोबारा ना आ पाए जिसमें इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो सर्वाइव ही ना कर पाए, उनका दम घुट जाए, तो ये सब चीजें का जो था वो साथ साथ में डर भी था। लेकिन हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा था, उसके लिए हमने इकोनॉमिक को लिबरलाइज करना था। तो रिलेटेड टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होंगी तभी तो हमारे देश में बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज हमारा इकट्ठा होगा, बाहर का पैसा आएगा, एंड फॉरेन ट्रेड फॉर द क्लोजर इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड द फेमा वाज इनेक्टेड टू रिप्लेस फेरा। तो ड्रैकोनियन इसलिए था क्योंकि इकोनॉमिक लिबरलाइज नहीं थी उसमें, तो उसके बाद फिर इसको इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया। और ये फेमा जो है ये बेसिकली कब फोर्स में लाया गया, 1 जनवरी 2000 को फोर्स में लाया गया। उसके बाद देखिए फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट 1973, बेसिकली फेरा वाज इनेक्टेड इन सितंबर 1973, और जो केम इन फोर्स आया वो 1974 आया था। ठीक है, लागू होने की डेट ही आपसे बेसिकली जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, लागू होने की जो डेट है वही आपसे मेन पूछी जाती है। द आइडिया वाज टू रेगुलेट फॉरेन पेमेंट्स, रेगुलेट द डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ foreign exchange for the nation. FAIR Act was introduced at the time when foreign exchange reserve of the India was very low. The expert call it a draconian act, जो कि एक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन है इंडियन इंडस्ट्री का, उसको रोकती है। ठीक है, क्योंकि फेरा में बेसिकली एक इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टोरेट है उसको अनब्रिडल्ड क्या होता है, बेलगाम पावर दे दी थी टू अरेस्ट एनी पर्सन, सर्च एनी प्रीमाइसेस, सीज डॉक्यूमेंट्स और स्टार्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन जो इन रूल्स के अगेंस्ट जाता है। द कॉन्ट्रावेंशन अंडर फेरा वाज क्रिएटेड एज क्रिमिनल ऑफेंस। तो बहुत ही ज्यादा हार्श रूल्स है इसमें, अगर कोई इसके अगेंस्ट जो है वो जाता है तो ऐसे में इसको रिप्लेस करना ही था। तो उसके बाद फिर आया था आपका फेमा। तो बेसिकली टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, टू फेमा आया टू प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए और जो उसकी डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करना, और ऑर्डरली तरीके से, मतलब एक कर्मानुसार। उसके बाद देखिए द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया एंड टू रिमूव इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब हमारे इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद देखिए रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड पेमेंट ऑफ द फॉरेन बैंक्स। ठीक है, सॉरी फॉरेन पेमेंट्स, इन सभी को रेगुलेट करना, एम्प्लॉयमेंट बिजनेस को रेगुलेट करना, जितने भी नॉन रेजिडेंट है उनकी इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करना है, द पेमेंट ऑफ द फॉरेन पेमेंट्स। और ये बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट लॉ है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट लॉ इसलिए हम कह देते हैं, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, मतलब एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। क्यों? क्योंकि कौन से एरिया में आरबीआई से आपको स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत है, वो सारी चीजें फेमा जो है वो स्पेसिफाई करता है। यानी कि आपको अगर इस सेक्टर में पर्टिकुलरली काम करना है तो आरबीआई जो है वो उससे आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये चीज कौन कौन सी है जिसपे आपको परमिशन लेने की जरूरत है वो फेमा स्पेसिफाई करता है। आगे 1977 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है बेसिकली जनता गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी बाय द मोरारजी देसाई ऑन 23 दिसंबर 1975। कुछ इसके साइलेंट फीचर्स हैं वो आप देख सकते हैं। स्पेशल फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके बाद देखिए फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, वायबिलिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर, फोकस ऑन इंजीनियस टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन सेल्फ सफिशिएंसी, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ इसके साइलेंट फीचर्स थे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे ज़्यादा बल देना, फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, पब्लिक सेक्टर की विएबिलिटी पर, इंजीनियस टेक्नोलॉजी पर फोकस, स्वदेशी जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाओ। 1980 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कांग्रेस दोबारा आई थी एंड इंडिकेटेड टू फोर्स इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 को इन्होंने इंडिकेट किया था। 25 जुलाई 1926 को नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की गई थी।
क्या क्या था? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो थे, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, रीडिफाइनिंग द स्मॉल एंड टाइनी यूनिट्स, इंटीग्रेटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक फेडरलिज्म। उसके बाद देखिए रेगुलेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस कैपेसिटीज, स्टेट पॉलिसीज ऑन मर्जर एंड टेक ओवर ऑफ सिक यूनिट्स। बताऊंगा आगे सिक इंडस्ट्री कौन सी होती हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1990, तो बेसिकली हुआ क्या था, जनता दल गवर्नमेंट अनाउंस्ड इस फर्स्ट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑन 31 मई 1990। साइलेंट फीचर्स क्या थे? इन्वेस्टमेंट सीलिंग जो थी वो रेस की गई थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर फोकस। मतलब देखिए यहाँ पे जब भी ये जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है ना, इन्होंने ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक जो रूल्स है ना, इस पे बहुत ही ज़्यादा कठोर कदम लगाए थे भाई, अपने इंडिया तक की बात सीमित रहे। तो सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दे दी भाई, अगर आप यहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो सब्सिडी मिलेगी। मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्यूरोक्रेट कंट्रोल्स विल बी रिड्यूस्ड। ए न्यू अपेक्स बैंक सिडबी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर एडिक्वेट एंड टाइमली फ्लो ऑफ क्रेडिट फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये सब चीजें आई थी। उसके बाद 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 1990 का दौर था जब सरकार तय करती थी कि वस्तुओं का कितना उत्पादन करना है, उसे किस कीमत पर बेचा जाए। भारत एक बंद इकोनॉमी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, मतलब व्यापार इंडिया के अंदर ही रहता था, बहुत कम देशों के साथ विदेशी व्यापार था। उद्योग नीति 1991 बाकी सभी नीतियों से अलग थी, ठीक है। यह नीति अपनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई चांस बचा ही नहीं था। देश का गोल्ड रिजर्व जो पहले विदेशी बैंकों में, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में रखा था, अब हमारे पास सिर्फ 7 दिन के तेल आयात के लिए डॉलर बची थी। तब कांग्रेस की सरकार आते ही यह नई उद्योग नीति उभर कर आई। सिक इंडस्ट्री मैं बताऊं तो क्या होती है, एक ऐसा उद्योग जो 4 साल से अपनी कुल पूंजी के 50% या अधिक का घाटा सहन कर रही हो, ठीक है। यहाँ अपना उधार जो है, यह जो अपना उधार है लगातार 9 महीनों से चुका नहीं पाई हो। टाइनी सेक्टर की डेफिनेशन मैं कहूँ, इट इज चेंज्ड एज द यूनिट, इट इज चेंज्ड as a unit having investment limit of less than 5 लाख रुपीस। तो ये है 5 लाख रुपए से कम की जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। उसके बाद देखिए नेशनल रिन्यूअल फंड 1992 टू प्रोवाइड सेफ्टी नेट फॉर द लेबरर्स। इसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट की भी सुविधा है संगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए। देखिए संगठित क्षेत्रों के जो मजदूर हैं उनके लिए की गई थी वॉलंटरी रिटायरमेंट की सुविधा। इस फंड को 2002 में समाप्त कर दिया गया था। नेशनल रिन्यूअल फंड 1992 के मेन चीज है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के लिए इसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट की सुविधा की गई थी। इंडस्ट्री लोकलाइजेशन, तो जहां 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी 10 लाख से अधिक हो या ऐसे क्षेत्र जहां आबादी 10 लाख हो तो 25 किलोमीटर तक के दायरे में इंडस्ट्री आप नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ उद्योग जैसे जो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते उनको छूट दे दी गई, जैसे सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, आपकी आईटी सेक्टर की और प्रिंटिंग प्रेस एटसेट्रा। आगे देखिएगा 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तो मैंने आपको बताया ये एलपीजी लेके आई थी। मैंने आपको बताया इकोनॉमिक क्लास को लिबरल करना, प्री प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना और जी ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्विक तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना, यही है इसमें। लाइसेंसिंग सिस्टम मैंने आपको बताया था जारी किया गया था। दिस पॉलिसी एबॉलिश द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल द इंडस्ट्री एक्सेप्ट फॉर फ्यू फॉर अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ 18 इंडस्ट्री है जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। 1999 में विच वॉज फर्दर प्रून्ड इनटू 1990 जो 18 से 5 कर दी गई थी। कौन कौन सी हैं ये 5 इंडस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री हो गया आपकी, हजार्डस केमिकल, एक्सप्लोसिव, गन पावर एंड डिटोनेटिंग फ्यूजन एंड इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, टोबैको एंड एल्कोहलिक ड्रिंक्स। उसके बाद देखिए कंपल्शन फॉर obtaining prior approval for setting units in metros were also removed. However, in this policy, industry reserved for the small scale sector were continue to be reserved. मतलब स्मॉल स्केल सेक्टर में जो इंडस्ट्री हैं, मतलब यही काम जो है वो यही इंडस्ट्रियां बना सकती हैं, वो रिजर्व की गई थी, इसमें यही था।
उसके बाद देखिए पब्लिक सेक्टर का आपका इसमें क्या है, ओनली 2 सेक्टर वर फाइनली लेफ्ट रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, रेलवे और आपका मिनरल्स और न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल है, दिस वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन विच फॉरेन कंपनीज वर अलाउड टू हैव मेजोरिटी स्टेक इन इंडिया। 47 high priorities industries up to 50% FDI was allowed for export trading houses. FDI up to 74% was allowed. Today there are the numerous sector in the economy where government allows 100% FDI. The government also established a special and powered board called Foreign Investment Promotion Board FIPB to negotiate with the international firms and approve FDI in selected sectors। समझ आ गया? तो आगे देखिएगा foreign technology agreements, automatic permission was given for the foreign technology agreements in high priority industry up to a lump sum payment of rupees 1 crore, 5% royalty for the domestic sales and 8% for the export, subject to total payment of 8% of sale over a 10 years period from the date of agreement or 7 years from the commencement of production. Further, the government eased hiring of the foreign technicians। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉरेन टेक्नोलॉजी जो है वो उसके एग्रीमेंट को अप्रूवल मिल गई थी। तो गवर्नमेंट इज हायरिंग ऑफ द फॉरेन टेक्नीशियन, तो एक ऑटोमेटिक परमिशन मिल गई थी फॉरेन टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट के लिए। और कैसी टेक्नोलॉजी वो आएंगी, हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री में आएंगी, ठीक है। और कितनी परमिशन मिली थी, ऑटोमेटिक परमिशन अप टू अ लंप सम पेमेंट ऑफ 1 करोड़ तक की। 5% रॉयल्टी दी गई थी डोमेस्टिक सेल के लिए और 8% जो है वो एक्सपोर्ट को दी गई थी। तो उसके बाद देखिए पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट का एक तरीके से रिव्यू। ए प्रोमिस वाज मेड to review the portfolio of public sector investment with a view to focus the public sector on strategic high tech and essential infrastructure। मतलब पब्लिक सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। ऐसी PSU जो लंबे समय से सिक हैं and which are unlikely to be turned around were to be referred to the board for industrial and financing reconstruction। तो it was promised that ये जो BIFR पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं तो बोर्ड ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज वुड बी मेड मोर प्रोफेशनल एंड गिवन ग्रेटर पावर। उसके बाद देखिए MRTP में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया था। ये जो MRTP है इसको आपका रिप्लेस किया गया था कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली MRTP एक्ट अमेंडेड किया गया टू रिमूव द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एसेट इन रिस्पेक्ट टू MRTP कंपनीज एंड डोमिनेंट अंडरटेकिंग्स। दिस एलिमिनेट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ किस चीज़ की, न्यू अंडरटेकिंग्स, एक्सपेंशन ऑफ अंडरटेकिंग। अगर आपने मतलब अपना जो उद्योग है उसको एक्सपेंड करना है तो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग लेनी पड़ती थी। तो मर्जर से रिलेटेड, एमलगमेशन से रिलेटेड, एमलगमेशन बेसिकली मिक्स करना, एंड टेक ओवर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो ये जो MRTP लिमिट है फॉर द MRTP कंपनीज वाज मेड 100 करोड़। तो MRTP की जो लिमिट है MRTP की कंपनीज के लिए वो 100 करोड़ कर दी गई थी और इसको रिप्लेस कर दिया गया था कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के द्वारा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये PDF अगर आपको चाहिए तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे जाके आप ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।